स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, विजय रथ यानी भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकने के लिए बना इंडिया ब्लॉक अब आखिरी चरण पर पहुंच हुआ है। ब्लॉक के रेलेवेंस पर यानी औचित्य पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। अगर हम दिल्ली के चुनावों की बात करें, दिल्ली को टीएमसी का समर्थन जो है केजरीवाल को मिल गया है। अखिलेश ने भी केजरीवाल को समर्थन किया। और दूसरी बड़ी बात यह है कि कांग्रेस भी केजरीवाल के अगेंस्ट यानी दिल्ली में चुनाव लड़ रही है। इससे साफ साबित होता है कि एक ऐसा ब्लॉक जो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट बना था, उस ब्लॉक की हवा निकल गई। अगर हम बात करें दिल्ली चुनाव में कांग्रेस और आप के बीच में खींचातान लगातार बढ़ती जा रही है। केजरीवाल के समर्थन में अखिलेश यादव खुद आ चुके हैं। विपक्षी दलों में इंडिया गठबंधन पर गहराने लगा है। गठबंधन में अस्तित्व का सवाल आ चुका है। विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस की बड़ी मुश्किलें। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस और आप के बीच खींचतान बढ़ी। केजरीवाल के समर्थन में आए अखिलेश टीएमसी ने भी उनका साथ देने का वादा किया है। तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, एक ऐसा ब्लॉक, इंडिया ब्लॉक जो बना था भारतीय जनता पार्टी या नेशनल एनडीए के विजय रथ को रोकने के लिए, हालांकि उसका असर 2024 में देखने को भी मिला था। 99 सीटें जो है कांग्रेस को मिली थी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं प्रयत्न जो विपक्षी दलों ने मिलकर के किया था, उस प्रयत्न की हवा निकलती नजर आई। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने किया है ऐलान कि वो केजरीवाल के साथ खड़े हैं, खाना बिठाना खड़े हैं। ये सीधे तौर पर एक सवाल उठाता है, कहाँ है इंडिया ब्लॉक? दिल्ली में आपके समर्थन करने की घोषणा अखिलेश यादव ने की है। अखिलेश की हैरान करने वाली ये घोषणा से जो इंडिया ब्लॉक है, उससे कई सवाल उठने लगे हैं। साथ साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि अपना समर्थन जो है वो कांग्रेस को नहीं देंगे। ये अखिलेश यादव कहते हैं, जो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो हैं। इंडिया गठबंधन के भविष्य पर भी कई सवाल उठे हैं। इवन उमर अब्दुल्ला ने भी कहा है कि इंडिया ब्लॉक ने निराश किया है। यदि गठबंधन केवल संसदीय चुनावों के लिए ही था तो इसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए। टीएमसी ने भी दिल्ली में केजरीवाल को समर्थन दिया है। यानी दिल्ली के चुनावों ने साबित कर दिया है कि कहीं न कहीं जो ब्लॉक बना था, जो बार बार मैं कहता हूं, जो ब्लॉक बना था विजय रथ भारतीय जनता पार्टी। आइए देखते हैं अभी रिसेंटली केजरीवाल ने अभी क्या कहा है, वो हम आपको बताते हैं। कि केंद्र सरकार ने और खासकर अमित शाह जी ने देश की क्राइम कैपिटल बना के रख दिया है। इतने ज्यादा अपराध हो रहे हैं, खुलेआम चोरियां हो रही हैं, डकैती हो रही है, चेन स्नैचिंग हो रही है, महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया है, गैंग वॉर हो रहे हैं। लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। लोग अपने आप को बहुत ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को और इनकी केंद्र सरकार को दिल्ली के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग तो दिल्ली वालों से नफरत करते हैं। और इसी नफरत का नतीजा है कि आज 25-27 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता में नहीं आ पाई है। लेकिन हमें तो लेना देना है। दिल्ली के लोग तो हमारे हैं। दिल्ली के 2 करोड़ लोग हमारा परिवार हैं। अगर दिल्ली में किसी को तकलीफ होती है तो केजरीवाल के दिल में दर्द होता है। मुझे तकलीफ होती है, तो हम चुप नहीं बैठ सकते। तो मैंने जगह जगह लोगों को यह भरोसा दिलाया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो जितनी आरडब्ल्यूएज हैं उनको अपने अपने इलाके में सिक्योरिटी गार्ड अपॉइंट करने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से उचित राशि दी जाएगी। इसके कुछ मापदंड बना लेंगे कि किस आरडब्ल्यूए को कितने सिक्योरिटी गार्ड का पैसा देना है, कितना पैसा देना है, एरिया के हिसाब से होगा या नंबर ऑफ फैमिलीज के हिसाब से होगा, उसका एक मापदंड बना लेंगे। लेकिन सरकार बनने के बाद लोगों को अपने अपने इलाके के अंदर सिक्योरिटी गार्ड, प्राइवेट सिक्योरिटी
तो दर्शकों, आपने देखा कि उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की 2 करोड़ आवाम से कोई लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। और शायद यही कारण है 27 सालों से दिल्ली वालों ने भी ज्यादा तरजीह भारतीय जनता पार्टी को नहीं बनाया है। और आपको बताते चले, उन्होंने ये भी कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली को क्राइम कैपिटल बना दिया है। लेकिन आज का हमारा विषय जो था कि इंडिया ब्लॉक का रेलेवेंस अब खतरे में है, और बार बार इवन उमर अब्दुल्ला ने भी कहा है, और जो सपोर्ट टीएमसी ने और अखिलेश यादव ने अब आम आदमी पार्टी को दी है, उससे साफ साबित हो गया है कि कहीं न कहीं जो वर्चस्व जो इंडिया ब्लॉक का वजूद था अब खतरे में आ चुका है। चर्चा करेंगे। डॉक्टर आबिद मलिक बीजेपी के प्रवक्ता कर चुके हैं। डॉक्टर मलिक, आपका स्वागत है। जगदीप सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है। जगदीप जी, बड़ा शोर सुनते थे दिल में ये अब मुझे लगता है कि एक प्रयत्न किया गया था 2024 में कि कैसे विजय रथ को रोका जाए भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन इस इंडिया ब्लॉक का अब रेलेवेंस पर भी, औचित्य पर भी सवाल उठने लगे हैं। क्यों जगदीप जी? जी देखिए, मैं समझ नहीं पाता हूँ, खासतौर से जब आप जैसा वरिष्ठ संपादक इतना अनुभवी, इतना विवेकशील गोदी मीडिया सवाल करे तो समझ में आता है। मुझे एक बात बताइए, क्या अर्थ था, क्या औचित्य था इंडिया गठबंधन का? जरा हम पहले इस पर विवेचना करें। दरअसल भारतीय झूठी पार्टी ने जिस तरह से इस देश के साथ धड़ल्ले से झूठ बोले, एक कसर, जिस तरह बेरोजगारी ने इस देश को डुबो दिया, जिस तरह जीडीपी का कबाड़ा कर दिया, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आज भारत हाशिए पर ला खड़ा किया, और इसके बाद अगर मैं शुरू हो जाऊं तो हर एक वो क्षेत्र विशेष जिसका सीधा प्रत्यक्ष रूप से जनसाधारण से संबंध है, उसमें क्या परिस्थितियां है ये हम सब जानते। इंडिया गठबंधन एक प्रयास था सेकुलर शक्तियों का एक मत होकर एक मंच पर आना, ताकि अहंकार से लबरेज मोदी सरकार को बाहर का रास्ता दिखाया जाए, और हम इसमें कामयाब हुए। 79 सीट एडीआर के जरिए सुप्रीम कोर्ट में अभी लंबित है, जहां पर केंद्रीय चुनाव आयोग अलायंस केंचुआ ने अपनी गरिमा को ताक पर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी को जबरन जिताया। ये मैं आधिकारिक रूप से बोल रहा हूं, और मैं भी बोल रहा हूं, ये आंकड़े बोल रहे हैं, क्योंकि इन सीटों पर कुल वोट और पड़े हुए वोटों में लाखों का अंतर है। जैसे महाराष्ट्र और हरियाणा में आया, तो अब सवाल ये है कि क्यों नहीं कोई पूछता जाकर एनडीए से कि भाई साहब, आपके जो घटक दल है, आप उनके साथ विधानसभा चुनाव में क्यों नहीं उतरते? क्यों भाजपा अकेले जाती है? क्यों शिंदे जैसे व्यक्ति को, जो शिवसेना से गद्दारी करके भाजपा की गोद में बैठा, भाजपा ने उतार दिया? नीतीश कुमार साहब के साथ क्या स्थितियां बनी है? 3 दिन पहले उस वक्त जबकि वो सोए हुए थे, प्रेस रिलीज जारी कर देती है उनकी पार्टी। तो ये सब जानते हैं, कोई एनडीए से नहीं पूछता, गोदी मीडिया एनडीए से सवाल नहीं करता। हमें समझना होगा, उमर अब्दुल्ला साहब ने जो कहा उसने एक बात और दो। देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए ये गठबंधन नहीं बना, ये गठबंधन बना था देश के मरकज में सेकुलर ताकतों को बिठाने के लिए, और सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं था। लेकिन इसका विधानसभा चुनाव से प्रत्यक्ष रूप से कोई लेना देना नहीं है। विनोद जी, जहां लगेगा कुछ एक पार्टियों को, वहां वो करेगी गठबंधन, जहां नहीं लगेगा, जहां लगता होगा कि फला पार्टी जो है वो बेहतर कर सकती है अपने दम पर, तो करना चाहिए। और अगर आज कांग्रेस मैदान में उतर रही है, हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता चाहते हैं कि हम अपने बूते पर फिर वही आकार इस पार्टी को दे जिसने देश को बनाया था, उसमें किसी को क्या दिक्कत? जी विनोद जी। जगदीप जी, वापस लौटूंगा आपके पास। आप मीडिया पर आसानी से तंज कर सकते हैं, किसी की पत्रकारिता पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन आपको कभी सोचना होगा कि आपको भी आत्ममंथन, आत्मचिंतन करने की जरूरत है। वापस लौट के आपको मैं फिर सवाल करूं। मैं डॉक्टर मलिक से जानना चाहूंगा। डॉक्टर मलिक, बड़ी बात कही इन्होंने, भारतीय झूठी पार्टी का इल्जाम लगाया, भारतीय जनता पार्टी को भारतीय झूठी पार्टी करार दिया।
पत्रकारिता के ऊपर आरोप लगाए गए, चैनल के ऊपर ये आरोप लगाने का कार्य कर रहे थे और साथ ही साथ गोदी मीडिया और इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे थे मीडिया के संबंध में, तो ये बहुत ही दुखद है और निंदनीय है और इसी प्रकार की तानाशाही मानसिकता के साथ ये चलते रहे हैं और आज भी चल रहे हैं। ये कभी बैंड एंकर्स की लिस्ट जारी कर देते हैं तो कभी 1975 से 1977 के मध्य में इस देश पर आपातकाल लागू करके प्रेस की बिजली काटने का कार्य कर देते हैं। ये संविधान के खिलाफ कार्य करने वाले लोग हैं। मैं निवेदन करूंगा, इस संविधान को दिखाने से कुछ नहीं होता है, इस संविधान के आधार पर इन्हें चलना चाहिए, कानून के आधार पर इन्हें चलना चाहिए। और उसी के साथ साथ जहाँ तक विषय भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी ने फंडामेंटल राइट्स को गरीबों तक पहुंचाने का अभूतपूर्व कार्य किया है। जिन लोगों के अधिकार ये मार रहे थे, जिन लोगों के अधिकार ये छीन रहे थे, हमने उन गरीबों को उनके अधिकार प्रदान करने का कार्य किया है। साथ ही साथ जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलने का कार्य कर रहे थे, तो सबसे पहले तो इन्हें बता देना चाहिए कि इनकी पार्टी की फॉर्मेशन कैसे हुई थी और संस्थापक कौन थे। खैर ये एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन इनके कर्म क्या रहे। 7 साल तक ये केंद्र में सत्ता में रहे, सत्ता में रहने के बावजूद ये बिजली गांव-गांव तक नहीं पहुंचा सके, ये पेंशन नहीं पहुंचा सके, ये बैंक खाते नहीं खुलवा सके। जनधन योजना के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी सरकार आती है, उसके पश्चात माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जनधन बैंक खाते खुलते हैं, गरीबों के हित में कार्य होता है। दोनों इकोनॉमिस्ट होने का दावा किया करते थे, पी चिदम्बरम जी भी इकोनॉमिस्ट थे, साथ ही साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी इकोनॉमिस्ट थे। दोनों इकोनॉमिस्ट लंबा चौड़ा भाषण जिस प्रकार से देते थे सत्ता में रहकर जीडीपी के विषय पर या इकोनॉमी के विषय पर, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी को नहीं लगा कि किसी प्रकार से बैंकों में गरीबों के खाते खुलवाएं। तो इकोनॉमी की एक प्रकार से कल्पना बिना बैंक खातों के यही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। लेकिन जहाँ तक विषय गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित, आदिवासी, महिला, युवा, बेरोजगार, संत, सबके हित में कार्य करने का, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास, सबके प्रयास के नारे के आधार पर चलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हेल्थ सेक्टर में एक प्रकार से परिवर्तन लाना, शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन लाना, कृषि के क्षेत्र में परिवर्तन लाना, ये भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य रहा है और उसी के साथ भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। ये आरोप लगाते हैं सिस्टम के ऊपर, ये सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानना चाहते हैं, ये हाई कोर्ट को भी नहीं मानना चाहते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी नहीं मानना चाहते हैं, जुडिशियरी के ऊपर ये आरोप लगा देते हैं। साथ ही साथ बीजेपी के ऊपर आरोप लगाना तो इनका धर्म है, वो लगा सकते हैं, लेकिन कम से कम स्वतंत्र संस्थाओं के ऊपर, ईडी, सीबीआई के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर इन्हें कम से कम आरोप नहीं लगाने चाहिए और तथ्यों के आधार पर बात करनी चाहिए। जिस प्रकार से विषय कांग्रेस पार्टी का इन्होंने क्या विकास किया, इन्हें बता देना चाहिए। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का विकास है, जिस प्रकार से हमने हर वर्ग के हित में कार्य किया है, तमाम सारी योजनाएं चलाई हैं, चाहे उज्ज्वला योजना हो, मुद्रा योजना हो, विकास की बात हो, नेशनल हाईवे को बनाने की बात हो, तो ये भारतीय जनता पार्टी के ही विकास कार्य है। जगदीप जी, बड़े आसान भाषा में 2 सवाल आपसे जरूर पूछना चाहूंगा मैं। आप मीडिया पर आरोप लगाते हैं, आप गोदी मीडिया एक टर्म आपने यूज की हुई है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि आज हम इस विषय पे बात नहीं करें तो क्या करें। टीएमसी ने समर्थन आपको दे दिया, अखिलेश ने समर्थन आपको दे दिया, उमर अब्दुल्ला ने सीधे तौर पे कहा कि इसका रेलेवेंस नहीं। आज हम एनडीए पे बात कैसे कर सकते हैं? इंडिया ब्लॉक पे ही कर रही है। दूसरी बड़ी बात, आप मात्र जम्मू कश्मीर की बात करें, आपको खुद भी पता है किस तरीके से आपने टिकटों का वितरण किया और मात्र 6 सीटें जीत के आए और जम्मू प्रोविंस से एक ही सीट आपको मिली है। आपको आत्ममंथन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, बजाय मीडिया को कोसने के बजाय आप पार्टी में बैठे आत्ममंथन करें, चिंतन करें कि हम कहाँ पे आ रहे, टिकट कैसे वितरित की गई ये आपको भी पता है। ऑफ कैमरा आप मेरे साथ बहुत सारी चीजें डिस्कस करते हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं कि आप सिर्फ सारा का सारा दोष जो है मीडिया पर दे देंगे। जी विनोद जी, ये जो शिरोधार्य आज बैठे हैं मेरे सामने, पहले इनसे जरा पूछ लीजिए कि इसी धरती पे रहते हैं कि कहीं मंगल ग्रह पे? जी। और जो जो इन्होंने बातें कही हैं मैं सिलसिलेवार उनसे आऊंगा, लेकिन जरा पहले मैं आपके संदर्भ में, क्योंकि मैं आपको व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ, आपके सामर्थ्य को जानता हूँ और आपके अब तक की एक लंबे करियर को बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मैंने कहा, क्योंकि गोदी मीडिया, मैं फिर से कहूँ, देखिए आप बहुत बेबाकी से बोलने वाले व्यक्ति हैं और इसीलिए आपका वो सम्मान जो है विपक्षी समाजों में बहुत अव्वल दर्जे का है। लेकिन दिक्कत क्या है, मैंने ये सवाल क्यों खड़ा किया, आज गोदी मीडिया, ये 2014 के बाद रवीश कुमार साहब ने ये शब्द दिया था, लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि आज जो परिस्थितियां बनी है, पिछले एक दशक में ये तमाम चैनल, अंबानी और अडानी लालाओं के जो चैनल है, एनडीटीवी के साथ क्या किया और उसके बाद क्या हुआ, आपने देखा। तो अब मैं इससे जानना चाहता, विदेश से डिटेल हो जाएगी जी। पहली बात ये
कि आप ये बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि पिछले एक दशक में तमाम वो ज्वलंत समस्याएं और मुद्दे जो देश को सीधे तौर पर प्रभावित करते थे उन पर चर्चाएं होना बंद हो गया। और यही कारण है कि आज सोशल मीडिया पर चंद एक यूट्यूबर्स को लोग देखना पसंद करते हैं बजाय उस तमाम लपड़ झंडों के जो देश के बड़े बड़े चैनल्स पर बैठकर देश को बरगलाने की कोशिश है। अब मैं जरा इन पर आता हूं। मैंने इसलिए कहा कि मंगल ग्रह पर है, जनधन खातों की बात कर रहे हैं। मैं चुनौती देता हूं आप ही के चैनल पर बैठकर 10 खाते दिखा दीजिए उन गरीबों के जिनके आज की एग्जिस्टिंग जो खाते हैं उनमें क्या स्थिति है और क्या करना चाहते हैं आप, क्या बताना चाहते हैं आप देश को। आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, माफ कीजिएगा मैं बड़े सम्मान के साथ कहना चाहूंगा, लेकिन आपको कहने से पहले 1000 मर्तबा सोचना चाहिए। आप ही वो थे जिन्होंने रातों रात अध्यादेश लाकर पहले दिल्ली सरकार को जबरन एक तरह से सत्ता से बाहर करने की कोशिश की और फिर आपने इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव को पूरी तरह से बदल दिया। आपने 2-1 का बहुमत अपने पास रखा और आज यहाँ बैठकर आप जगदीप जी सिंपल सी बात, सिंपल सी बात है, क्या आपको नहीं लगता है कि आत्ममंथन की जरूरत है कांग्रेस को? जरूरत है कि नहीं है? उससे आता हूँ मैं उससे आता हूँ। दरअसल जो इन्होंने जहाँ बोला मुझे वो तो बताने दीजिए ना, क्योंकि जो दर्शक सुन रहे हैं उनको पता तो लगे ये कितने बड़े महाबली हैं, कितने बड़े 40 मार खा रहे हैं इस देश के अंदर और क्या किया इन्होंने। आज ये स्थिति आ गई है कि सिटिंग जज खड़ा होकर कहता है एक कम्युनिटी के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है, सिर्फ सुना जाता है। आज स्थिति ये हो गई है इस देश के अंदर कि तमाम धार्मिक स्थलों मैं खुले तौर पर बोलता हूँ एक समुदाय विशेष, ये तो मुझे छोड़िए भागवत साहब ने जब बोला तो आप ही के सोशल मीडिया के ट्रोल गैंग ने कहना शुरू कर दिया मोहन भागवत हम निकाल के रहेंगे हर मस्जिद के नीचे से मंदिर। अरे अगर आप जहर बोएंगे तो माफ कीजिए बबूल के बाद आम नहीं निकलते। और दूसरी बात, आप धार्मिक या यहाँ देश की उन तमाम लोकतांत्रिक संस्थाओं की बात ना ही करें तो ईडी जिसको मैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टर है लेकिन मैं इसको शासन डिपार्टमेंट मानता हूँ और वही है वो। आज स्थिति ये है जिन बड़े विपक्षी नेताओं को पकड़ा, एक नेता बता दीजिए जिसके खिलाफ कोई सबूत सामने आए हो। भीमा कोरेगांव मामले में कल जमानत मिली है जनाब विल्सन को, और जरा देखिए 6.5 सालों के बाद आरोप क्या थे, प्रधानमंत्री जी का नाम लिया गया और पेगासस को यूज करके झूठे दस्तावेज उसमें डाल दिए गए। फिर कभी 4 करोड़ से पहुंच जाते हैं। अभी बाइडन ने मारा ना करारा तमाचा आपके चेहरे पर जब उन्होंने 4 करोड़ को सम्मानित किया उन तमाम लोगों में जिनको अमेरिका कर चुका है। अरे कुछ तो ईमानदारी से बात कीजिए। और रही बात विनोदी आत्महत्या की, इसीलिए हमारी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में एक समिति बनाई माननीय रविंद्र शर्मा जी की अगुवाई में और बड़ी गहनता से विचार विमर्श किया। हमने अपनी हार को पूरी ईमानदारी से स्वीकार किया और इसीलिए रिपोर्ट जो है आज निसार गट्टू साहब हमारे साथ, एडवोकेट निसार गट्टू हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो भारतीय क्षमा कीजिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता है। निसार साहब आपका स्वागत है। और ये जो कल का स्टेटमेंट है उमर साहब का, क्या निसार साहब आपको लगता है कि ये जो परफॉर्मेंस लगातार गिर रही है कांग्रेस की, या फिर यूं कहा जाए कि ये इंडिया ब्लॉक का जो रेलेवेंस था सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ही महदूद था? निसार भाई। नहीं विनोद जी, जैसा आपका जो आज का ये जो डिबेट का इशू है, थोड़ा सा मैं माजरत चाहता हूँ कि मैं लेट जुड़ा, नेटवर्क का इशू रहा। जहाँ तक आपके सवाल का ये जो जवाब है मैं बड़े सरल बिल्कुल शॉर्ट में दूंगा कि पार्टियां आइडियोलॉजी से मिलती हैं, पार्टियां जुड़ती हैं, पार्टियां घटती हैं। अगर आप या मेरे बीजेपी के भाई बैठे हुए यहाँ पे अगर ये हिस्ट्री उठाएंगे तो पहले जनसंघ, जनता पार्टी और तब जाके बीजेपी। ऐसे ही इंडिया ब्लॉक में जब किसी पार्टी का मंथन होता है, जब किसी पार्टी को एक इंट्रोस्पेक्शन होती है, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उसमें कांग्रेस है, उसमें भाजपा है, जो भी पार्टी आप लेते हैं, देखो इलेक्शन जो होता है ये लोगों का मैंडेट होता है। हम जैसे कांग्रेस के हमारे भाई साहब ने बोला कि हमने बहुत, इन्होंने कह रहा है कि हमने बड़े खुले दिल से अपनी हार को लिया और हम उस पर मंथन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हिंदुस्तान, मैंने आपसे कितनी ही डिबेटों में कहा कि हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जहां पे आप देखोगे कि डिफरेंट खाना, डिफरेंट पहनावा, डिफरेंट आइडियोलॉजीज, डिफरेंट
कंटूर्स है सियासत के। अगर जम्मू कश्मीर में आप सियासत की बात लेंगे तो जम्मू कश्मीर में सियासत के हालात कुछ और हैं, नॉर्थ ईस्ट में लेंगे वहां सियासत के हालात कुछ और हैं, आप सेंट्रल इंडिया में लीजिए वहां पे सियासत के कुछ और हालात है, और अगर आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो वहां आप देखेंगे कि सियासत के कुछ और हालात है। देखो बीजेपी का इतना ही बड़ा दावा रहा लेकिन बंगाल में अभी तक घुस नहीं पाए, साउथ इंडिया में ये घुस नहीं पाए। यहाँ पे जहाँ पे ये जो मंथन की बात आती है, मैं कहता हूँ कि बीजेपी को भी इस चीज को बड़े बिल्कुल स्ट्रिक्ट अंदाज से लेना चाहिए कि हमें चंडीगढ़ जैसी अभी जो मैं सुन रहा था डिबेट की कैसे कैसे इलेक्शनों को बिल्कुल ना हेफाजत और कितना मैनिपुलेट करके लिया जाता है। चंडीगढ़ के मेयर का इलेक्शन है, उसमें आपने सारा कुछ ये देखा होगा। उसके बाद वही रिसेंटली मेयर की डिबेट वहां चल रही थी जहां पे वही चंडीगढ़ के जो मेयर थे उन्होंने वो कागज उठा के वहां पूरे सदन के पटल पे फेंके। तो ये कहीं ना कहीं हम इन चीजों को देखते हैं कि जब कोई पार्टी हारती है तो दूसरी पार्टी उस जगह को पूर्ण करने के लिए ये जरूरी बोलती है कि नहीं जी अब इनको मंथन करना चाहिए, अब इनको ये करना चाहिए। देखो पार्टी में इंट्रोस्पेक्शन हर लेवल पे है। 2018 में जब जम्मू कश्मीर में भाजपा और पीडीपी के गठबंधन में हुकूमत बनी तो उस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में मंथन करके आज फिर वापस आए, आज लोगों का मैंडेट आज हमें फिर मिला। और जो उस गठबंधन में भाजपा ने जम्मू कश्मीर के साथ किया वो छुपी गड़ी बात नहीं है। आप जो पीडीपी की आइडियोलॉजी के साथ मिलके बिल्कुल और बड़े से यहाँ पे इलेक्शन के और जिसे पॉलिटिकल जिसे हम बोलते हैं कि एनालिस्ट ने बोला था ये एक ऐसा जोड़ है जो बिल्कुल अलग है, जो एक नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। लेकिन निसार साहब आपको रोकूंगा, एक सिंपल एक चीज पूछूंगा। अगर उमर अब्दुल्ला कुछ कहते हैं तो उसमें वजन होता है। कुछ रोज पहले उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस को छोड़ देना चाहिए, ईवीएम पर बार बार ठीकरा फोड़ना, कांग्रेस को मान लेना चाहिए कि वो संगठन के संगठनात्मक तौर पर वो कमजोर हुई है। कल उनका कहना है कि अब सोचना चाहिए कि इसका रेलेवेंस इंडिया ब्लॉक का बचा भी है कि नहीं। निसार साहब क्या कहेंगे आप? कुछ सोच समझ जी 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 आपका कहना बड़ा दुरुस्त। आप ये जो आपने बोला कि कांग्रेस का जो इंडिया ब्लॉक का बचा हुआ या नहीं बचा हुआ, आप जम्मू कश्मीर को लीजिए। हमने जब यहाँ पे इलेक्शन लड़ा तो हमने जम्मू में लगभग सभी सीटें कांग्रेस के साथ इंडिया ब्लॉक की थी। आप दिल्ली में जाइए, अभी जो रिसेंट इलेक्शन देखो कहीं ना कहीं जब आप निचली सतर पे आते हैं तो वहां पे ये चीजें कहीं ना कहीं आपको वो जिसे हम बोलते हैं कि नेगोशिएशन करनी पड़ती है। अगर आपने यही देखा होगा कि टीडीसी के जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुआ, वहां पे बड़ी जगह पे हम ये जो नेगोशिएशन हुई वहां पे पार्टी के साथ नहीं है। अब भाजपा दूर क्या, भाजपा भी तो कोalition में है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये जो कांग्रेस के हमारे भाई साहब ने बोला कि दे हैव मैनिपुलेटेड द मीडिया। इवन की 12 जमातें आज भी सपोर्ट कर रही हैं भाजपा को। वो कभी नहीं ये बोलते हैं कि शेर अकेला आया, ऐसा नहीं है। शेर अकेला नहीं है, शेर बड़े भेड़ियों के साथ है। अकेले चलने वाले, अगर मैंने कहा ना अगर 80 से हिस्ट्री देखेंगे तो भाजपा की ये चीजें होके आई है। भाजपा में रिफाइन आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। देखो जनसंघ वाला जनता पार्टी। अहमद अयाज साहब कहीं ना कहीं साहब आपको रोकूंगा। अहमद अयाज साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अयाज साहब सवाल यह है कि आपको क्या कारण लगते हैं कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज कांग्रेस से किनारा कर रही हैं और कह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक के रेलेवेंस औचित्य पर सवाल उठा रहे हैं? जी अयाज साहब। नहीं, अगर आप जे.एंड.के के हवाले से बात कर रहे हैं तो बाकी रियासतों के मुकाबले जे.एंड.के में सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है कांग्रेस की। मैं पूरे भारत की, समूचे भारत की बात कर रहा हूँ। की जो रीजनल, मैं समूचे भारत की बात कर रहा हूँ। हेलो, मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, इंडिया की बात कर रहा हूँ। इंडिया में इंडिया ब्लॉक के रेलेवेंस पर बार बार सवाल उठने लगे हैं। हाँ, ऑडियो में थोड़ी दिक्कत है। अभी जो रीजनल जो बन रहा है, जो इंकरेज या जो ज्यादा प्रेफर लोकल पार्टीज रीजनल पार्टीज को कर रहे हैं, लोकल लेवल पर रीजनल पार्टीज को कर रहे हैं, वो एक सबसे बड़ा वजह बन रहा है नेशनल पार्टीज को लोकल लेवल पर गवर्नमेंट बनाने में या
डेवलपमेंट में या तरक्की में या स्ट्रेंथ में, एक वो, और दूसरा जहां तक कांग्रेस का ताल्लुक है, सबसे बड़ा वजह जो उनका जो बन रहा है अभी, जो अनएक्सपेक्टेड डिक्लाइन जो हो रहा है कांग्रेस का, हम तो कहेंगे कि भाई अभी इस रिसेंट इलेक्शन में इनका अच्छा खासा हुआ, लेकिन जब हम कंपेयर करेंगे उनकी इतने साला सर्विस जो उन्होंने दी है, इतने साला ओल्ड पार्टी, इतनी बहुत पुरानी पार्टी को लेकर, नहीं लगता कि उनका डिक्लाइन ऐसे होना चाहिए जो आज हम दिख रहे हैं। तो उसका यही वजह है, एक बड़ा वजह जो मैं देख रहा हूँ कि वो शायद लोगों के साथ डिस्कनेक्टेड है, और दूसरा जो उनका इंटरनल जो पार्टी का जो लीडरशिप का इश्यूज रहते हैं, एक सेंट्रल लेवल पर भी अभी कोई इतनी क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि लोगों को एक ट्रस्ट सा होना चाहिए, एक भरोसा सा होना चाहिए कि फलाने लीडर जिसके ऊपर हमारी नजरें टिकी हुई है कल को लीड कर सकता है, भरोसे की बात होती है, कॉन्फिडेंस की बात होती है। तो नहीं लग रहा है ऐसा कोई है। जहां तक सेंट्रल लेवल की बात है, जहां तक स्टेट लेवल की बात है, बदकिस्मती से कांग्रेस में लेग पुलिंग बहुत ज्यादा रही है और खींचातानी काफी रही है, उनका लीडरशिप के इश्यूज रहे हैं सबसे ज्यादा, वो इंटरनल वो डिसिप्लिन की कमी है उनमें। तो वो एक वजह है कि जिसकी वजह से हमें लोग उकता से रहे हैं कांग्रेस के साथ। इसके बावजूद रीजनल लेवल पर भी और सेंट्रल लेवल पर भी एक अल्टरनेट की जरूरत है, जो लोग महसूस करते हैं अल्टरनेट होना चाहिए। चाहे अगर कोई भी रियासत लीजिए, वहां भी अल्टरनेट की जरूरत लोग महसूस करते हैं, सेंट्रल लेवल पर भी लोग महसूस करते हैं कि एक अल्टरनेट की जरूरत है। लेकिन जो कांग्रेस जो अपनी तौर वो अपने आज खुद एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइज पार्टी की तरफ के तरीके से पेश नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को, तो वो एक दिक्कत लग रही है कांग्रेस में, जिसका हमें भी अफसोस है क्योंकि एक बहुत बड़ी पार्टी रही है, एक अच्छी पार्टी रही है, एक अच्छा विकल्प है, लेकिन उनके इंटरनल इश्यूज शायद। जी आया सर, डॉक्टर मलिक के पास जाते हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। मम्मी की छुट्टी, डैडी की गुड़िया, दिल में बसी सबके इस घर की बेटिया, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश इस घर की बेटिया। स्पॉन्सर्ड बाय गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है। सीधे हम भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर मलिक के पास लौटते हैं। ये 2014 के बाद लगातार ये संगीन आरोप लगते हैं कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने लगा के रखी हुई है। अभी जगदीप जो है वो भी बता रहे थे कि सभी एजेंसीज का सरकार मिसयूज कर रही है। क्या कहेंगे डॉक्टर मलिक, जो कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया है? जी, आपातकाल शब्द से कांग्रेस पार्टी को बहुत लगाव है और कांग्रेस पार्टी के द्वारा आपातकाल लगाने का कार्य किस प्रकार से 1975 से 77 के मध्य में किया गया था वो सबने देखा। ये आपातकाल लगाने वाले लोग हैं, इमरजेंसी को इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं, साथ ही साथ तमाम सारे विपक्षी नेताओं को जेल में ठूंसने वाले लोग हैं, साथ ही साथ प्रेस की बिजली काटने वाले लोग हैं, जुडिशरी को अपनी मुट्ठी में लेने वाले लोग हैं, साथ ही साथ जिस प्रकार से यूनिवर्सिटीज में जिस प्रकार का परिवर्तन इनके द्वारा किया गया था वो तो ये बेहतरीन तरीके से जानते ही होंगे कि किस तरीके से अपने प्रोफेसर को रखना और अपने वाइस चांसलर को दौर में रखना, वो सबने देखा। ये विचारधारा के आधार पर जिस प्रकार का डिवीजन पैदा करने का प्रयास उस समय एजुकेशन सेक्टर में भी किया गया था वो सबने देखा। लेकिन जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का, हम सबके साथ और सबके विकास की बात करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी हमारे लिए सब समान है।
हम किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए कार्य नहीं करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए कार्य नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक वर्ग का साथ एक वर्ग का विकास इस नारे के आधार पर कतई नहीं चलती है। कांग्रेस पार्टी का मूल मंत्र एक वर्ग का साथ एक वर्ग का विकास और डिवाइड एंड रूल रहा है, और ये डिवाइड एंड रूल के आधार पर चलने वाले लोग हैं। लेकिन जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का, हमने जो कहा वो किया। जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर की अगर बात कर ली जाए, जम्मू कश्मीर में शांति बहाली की अगर बात की जाए, या 370-35 को समाप्त करने की बात की जाए, या फिर जिस प्रकार से पत्थरबाजी को पूर्ण रूप से समाप्त करने का जिक्र किया जाए, तो ये भारतीय जनता पार्टी के कारण ही संभव हो सका है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कारण संभव हो सका है। और उसके साथ साथ जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं, ये 7 साल तक सत्ता में रहे, उसके बावजूद ये कोई डेवलपमेंट का कार्य नहीं कर सके। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा जनता कहती है। जनता ने इनके खिलाफ फैसला दिया और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को जिताने का कार्य किया। और जहां तक विषय है दिल्ली विधानसभा चुनाव का, दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी भी हार रही है, आम आदमी पार्टी भी हार रही है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से जीत रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा दिल्ली। डॉक्टर मलिक, आपने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कहा कि पत्थरबाजियों में कमी आई है। नो डाउट 5 अगस्त 2019 के बाद कमी आई है, लेकिन जब आप सत्ता पे आसीन थे पीडीपी के साथ, आपने हजारों पत्थरबाजों को रिहा किया है। उसके आपका क्या रिएक्शन रहेगा? जी नहीं, देखिए जिस प्रकार से विपक्ष के आरोपों का विषय है, तो विपक्ष के लोग आरोप लगा सकते हैं, आरोप लगाना इनका कर्तव्य रहा है और ये आरोप लगाते रहे। उसका जवाब निश्चित रूप से देश का वोटर देता है, देश का नागरिक देता है। और बखूबी देश का नागरिक जानता है कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों के हित में कार्य करने वाली पार्टी है, शांति बहाल करने वाली पार्टी है। जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से शांति बहाल हुई, ये भारतीय जनता पार्टी के कारण ही संभव हो सकी। साथ ही साथ जिस प्रकार से इनके आरोपों का विषय है, तो आतंकवाद में कमी आई है, वो सबको देखने के लिए मिल रहा है। और ये जनता कह रही है, प्रत्येक नागरिक कह रहा है, प्रत्येक सिटीजन कह रहा है। ये लोग इस चीज को नहीं स्वीकारते हैं। लेकिन चलिए, जगदीप जी, याद साहब ने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि लोग कांग्रेस से उकता गए हैं। वाकई में ऐसा है? विनोद जी, मेरी दिक्कत क्या है कि एक तरफ आज जो भाजपा के जनगणना किसी यूनिवर्सिटी से निकल कर आए हैं, बुद्धिजीवी लग रहे हैं, लेकिन दिक्कत और अफसोस ये है कि संकीर्ण मानसिकता का शिकार है। दूसरी तरफ आपका सवाल है, एक तरफ ये जिस तरीके से धड़ल्ले से झूठ बोले जा रहे हैं, तो मेरे लिए समय इतना नहीं है कि मैं दोनों का जवाब दे पाऊँ, फिर भी कोशिश करूँ। आप सच बोलिए। यहाँ पर कह रहे थे कांग्रेस को लेकर, मैं उन्हें बता दूं, आपका अगर कोई कंसर्न कांग्रेस को लेकर है तो मैं उसका सम्मान करता हूँ, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, माननीय राहुल गांधी की अगुवाई जब उनके हाथ लाल जिल्द में लिपटा हुआ देश का संविधान आया, तो इस देश ने सोचना शुरू किया कि क्या बना दिया है इस देश को। और उसके बाद ये आलम है कि 400 पार की बात करने वाले आज 160, मैं मानता हूँ 240 नहीं, क्योंकि 80 के करीब सीटें जो है वो अभी भी विचार है देश को। तो ये कहना कि राष्ट्रीय स्तर पर जो है कोई और एंटीडोट हो सकता है, कांग्रेस की बात कर रहे हैं यार। और ये भाई साहब जब पिछली वर्षभा बोल रहे थे, मुझे अफसोस होता है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता, आपके बेचारी पुरोधा अंग्रेजों की गोद में बैठे थे, भारतीयों को भर्ती करवा रहे थे अंग्रेजी सेना में, और माफी वीर सावरकर साहब को तो सब जानते हैं। तो आज आप बात करें और सिंध में बैठकर जब पाकिस्तान को लेकर प्रस्ताव आया, तब सुनिए उंगली बहुत खड़ी होगी आपकी, तो पहले सुन लीजिए। मैं ऐतिहासिक बातें कर रहा हूँ, इतिहास को झुठलाने की कोशिश आपने पुरजोर की है, लेकिन कर नहीं पाए। जब भारत पाकिस्तान विभाजन का पहला मसौदा पेश हुआ, तब सिंध की असेंबली में मुस्लिम लीग के साथ आप लोग बैठे थे। माननीय बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब को जब अपनी संसदीय सदस्यता गंवानी पड़ी पाकिस्तान के साथ विभाजन होने के बाद, ये कांग्रेस की जो लेकर आई, और आप अपने बेचारी पुरोधाओं की बात ना ही करें तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि ये देश चाहता है। अब मैं आता हूँ जो सवाल आपने डाले। देखिए दिक्कत क्या है, कभी आतंकवाद की बात करेंगे, ठीक है, पत्थरबाजी खत्म हुई, मैं मानता हूँ, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जरा ये बता दें कि कई हजार नौजवानों को बिना किसी लीगल हेल्प के देश की अलग अलग जेलों में पिछले कई सालों से छूटा हुआ है। कांग्रेस चाहती है कि उनको रिहा किया जाए जो पत्थरबाजी करते रहे हैं। एक तरफ इनकाउंटर होता रहा है और दूसरी ओर सेना पर ये पत्थर मारते रहे हैं। विनोद जी देखिए, मुझे बोलने दीजिएगा, आपने मौका दिया, आप ही तो एक मंच ऐसा देते हैं जहाँ बात हो सकती है जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जो पत्थरबाज है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जब झारखंड के एसएसपी ने भाजपाइयों को बोला था और क्या बोला कि ये भाजपाई यहाँ पत्थरबाजी कर रहे हैं, तब आपने उनको अंदर क्यों किया?
और मैं ये पूछता हूँ कि जो पत्थरबाज नहीं है, सिर्फ हक के आधार पर गिरफ्तार है कई सालों से, क्या उनको इस देश का संविधान लीगल हेल्प की इजाजत नहीं देता? मेरा अगर कितना सवाल था। आतंकवाद की बात करते हैं, डोडा में माननीय प्रधानमंत्री जी जब भाषण दे रहे थे उससे 18 घंटे पहले एरियल डिस्टेंस पर इनकाउंटर चल रहा है, तो मत कीजिए, ये आपसे होगा। अब आते हैं जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे इन्होंने किया, जरा एक एक करके मुझे 3 मिनट दे दीजिए, मैं इनके झूठ की धज्जियां उड़ा दूंगा यहाँ खड़ा होके। ये कहते हुए थोड़ी सी लज्जा महसूस नहीं करते कि मैं क्या कह रहा हूँ इस देश को, या क्या बताना चाहता हूँ एक मंच से खड़ा होकर? अरे आज किसी ये बना दिया अपने देश की कि तमाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पैरामीटर जो भूखमरी को, कुपोषण को, गरीबी को मापते हैं, वो ये बता रहे हैं कि आज हम कहाँ खड़े हैं। जीडीपी कहाँ पहुंच गई? 6 पॉइंट समथिंग इज द जीडीपी, जिसका रोना ये रोते थे, जिसका असर सब पर है। और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की तो आप बात नहीं करें। इस देश ने पहली बार देखा कि किसी गृह मंत्री के ऊपर, उसके किरदार के ऊपर सवाल खड़ा होता है, किसके साथ? एक गैंगस्टर के साथ, जिनको इनकी ट्रॉल आर्मी हीरो बता रही है, लॉरेंस बिश्नोई। और स्थिति ये है, आज जितने पड़ोसी मुल्क है, श्रीलंका से शुरू हो जाइए, भूटान तक आ जाएंगे। अरे मालदीव जैसा मिट्टी भर का देश आपको आंखें दिखाता है। हमारी फौजी जवानों को वापस देखने के बाद अपनी संसद के अंदर खड़ा होकर बड़े धरने से कहता है कि देखिए मैंने वापस भिजवा दिए, और आज तगड़े झाड़ते हैं। और एक सबसे बड़ा सवाल पूछता हूँ, जब गलवान में स्थिति बिगड़ी तो माननीय प्रधानमंत्री ने कहा ना कोई आया, ना कोई घुसा, ना कोई खेला। तो मुझे बताइए ये इतने दौर की वार्ता किस लिए थी? और आज आपका खुद गृह मंत्रालय ये मान रहा है कि 2 काउंटर्स बता दी चाइना ने हमारी जमीन पर। निसार साहब के पास चलते हैं। और आपातकाल की एक आखिरी बात, आपातकाल की बात करते हैं। हमने माफी मांगी है देश से। क्या था आपातकाल? एक जिला जज मौके की प्रधानमंत्री को इसलिए 6 साल के लिए निलंबित कर देता है कि उन्होंने बड़ी स्टेज बनाई थी। और आप बताइए दिल्ली में क्या किया आपने? फायर की रिपोर्ट पढ़िए, 11,000 एक ही चलिए 84 लोगों ने बदल दिए, 11,000 लोगों के। जगदीप जी सवाल ये उठता है कि कांग्रेस, सवाल ये उठता है, निसार साहब आपसे मैं बात मुखातिब हो रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि कांग्रेस अगर संविधान की बात करती है, जिसने इमरजेंसी नाफिज की, जिसने शाहबानो केस को पलट दिया, जिसने पहला संविधान में जो संशोधन किया वो ये किया कि अभिव्यक्ति की आजादी को कल्टेड, ये शोभा नहीं देता है अभी जगदीप जी। लेकिन मैं निसार साहब से जानना चाहूंगा, निसार साहब मुझे लगता है कि कांग्रेस की परफॉर्मेंस जो लगातार गिरावट आ रही है उसमें, उसको लेकर के जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कहीं ना कहीं हाथ खींच रही हैं इस इंडिया ब्लॉक से या कांग्रेस से। नहीं विनोद जी ऐसा नहीं कहेंगे। जो मेरा मानना है, जब कोई पार्टी का इरोजन होता है, जब कोई पार्टी की उसकी परफॉर्मेंस पे बात आती है, तो कहीं ना कहीं ये कहना जरूरी होगा कि आइडियोलॉजिकल क्राइसिस होती है। जिस आइडियोलॉजी पे कांग्रेस ने काम करना शुरू किया था, वो आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं लोगों में एक्सेप्टेबल थी एट दैट टाइम। नाउ टाइम हैज बीन चेंज। अगर आप देखेंगे कि जब 2014 में भाजपा आई थी तो उनका एक नारा था सबका साथ सबका विकास। लेकिन 2021 या 18 के बाद जब आज 2024 में भाजपा पहुंचती है तो भाजपा ये कहती है कि भाई एक पर्टिकुलर समुदाय के लोग आपकी एक गाय ले जाएंगे, आपका मंगलसूत्र ले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगा कि वो उसी आइडियोलॉजी पे वापस आ रहे हैं जिस आइडियोलॉजी पे उसकी फाउंडेशन। आपको एक मिनट के लिए रोकूंगा हमारे जी वापस आपके पास ही आऊंगा। मैं सीधे लिए चलता हूँ सांबा में, जहाँ रविंदर रैना हमारे साथ जुड़ चुका है, जो भारतीय जनता पार्टी के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं और वो विधायक भी रहे। ऋषि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि जी। विनोद जी रविंदर जी आपका स्वागत है। और आप पहली मरतबा हमसे मुखातिब हो रहे हैं 2025 के नव वर्ष के लिए, आपके लिए मंगलमय हो।
रविंद्र जी, अब ये सवाल उठता है कि इंडिया ब्लॉक का रेलेवेंस है कि नहीं है, आप क्या सोचते हैं? क्योंकि उमर अब्दुल्ला की भी कल की स्टेटमेंट आई है, और दूसरी अगर हम दिल्ली के चुनावों की बात करें, दिल्ली के चुनावों में भी आम आदमी पार्टी को अखिलेश ने समर्थन किया है और ममता बनर्जी ने भी आम आदमी पार्टी को। आप क्या कहेंगे, रेलेवेंस औचित्य क्या है इस वक्त इंडिया ब्लॉक का? देखिए, जहां तक इंडी अलायंस का सवाल है, हम सब जानते हैं कि 2024 के पार्लियामेंट के इलेक्शन से पहले एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज ने आपस में की थी, और ये सब मौका परस्त एक प्रकार का अलायंस था जिसका ना कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था, ना कोई इनका विजन था। सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ एक साजिश अपोजिशन ने उस वक्त की थी। तो देश की जनता ने भी इंडी अलायंस के उस गठबंधन को 2024 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में धराशायी कर दिया था, उनकी करारी शिकस्त हुई थी। और 2024 के पार्लियामेंट के रिजल्ट्स के बाद हम देख रहे हैं, कभी ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं, कभी वो इंडिया अलायंस की लीडरशिप को लेकर सवालिया निशान खड़ा करती हैं, कभी अखिलेश यादव, कभी तेजस्वी यादव, कभी उद्धव ठाकरे, और कल ही आप देख रहे थे कि शरद पवार साहब ने भी इंडिया अलायंस के ऊपर तनकीद की है। और वहीं जम्मू कश्मीर के जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला साहब, उन्होंने भी एक प्रकार से इंडिया अलायंस को लेकर इस बात को साफ कर दिया है कि ना ही इसका कोई वजूद है और ना ही इसका कोई रेलिवेंस है। पहले तो लोगों ने 2024 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में इस इंडिया अलायंस को दरकिनार कर दिया, धराशायी किया, और अब इन्हीं के ही अलायंस पार्टनर्स जो हैं वो इनको एक एक करके इस अलायंस के सामने सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस इंडिया अलायंस का कोई रेलिवेंस होगा। ये खुद ही रविंद्र जी, इस ब्लॉक ने आपके 400 पार के नारे की हवा निकाल दी थी, 240 पर ही रोक लिया था। और वो जो संविधान लेके जा रहे हैं, वो संविधान से आपको भी डर लग रहा है, और शायद यही कारण है कि अब भी आप भी संविधान गौरव यात्रा निकाल रहे हैं। आप थोड़ा भय डाल दिया था इस इंडिया ब्लॉक ने, भले ही अब ब्लॉक के रेलेवेंस पर सवाल उठ रहे हैं। नहीं, देखिए विनोद जी, ये इंडी अलायंस का उस समय जो ये अस्तित्व हुआ था, जो गठबंधन उन्होंने बनाया था 2024 के लोकसभा के चुनावों से पहले, वो एक सिर्फ षड्यंत्र था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ, देश के खिलाफ एक साजिश की गई थी, लेकिन ये उस वक्त भी नाकामयाब हुए थे। और उसके बाद भी देखें, लगातार अलग अलग स्टेट्स के इलेक्शन में, अभी महाराष्ट्र में और हरियाणा में देखिए किस प्रकार से, और उससे पहले छत्तीसगढ़ में ये बुरे तरीके से धराशायी हुए हैं। और खुद इन्हीं के अलायंस पार्टनर, पिछले दिनों जो पश्चिम बंगाल के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी साहिबा हैं, उन्होंने लीडरशिप क्राइसिस इंडिया अलायंस को लेकर सवालिया निशान खड़ा किया था। फिर कभी तेजस्वी यादव, कभी अखिलेश यादव इस इंडिया अलायंस को लेकर सवालिया निशान खड़ा करते हैं। और कल ही जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने भी इंडिया अलायंस को लेकर बड़ी साफ अंदाज में उन्होंने ये कहा है कि ये इसकी ना कोई नीति है, ना इसका कोई विजन है, ना इसका कोई एजेंडा है। तो समझ ही नहीं आ रही है आखिरी अलायंस वालों को कि ये अलायंस है कि नहीं। आखिरी सवाल, छोटा ही जवाब हम तो चाहेंगे। उमर अब्दुल्ला की तो मजबूरी है, बंदिशें हैं, इसलिए उनको आपका साथ देना पड़ता है और इंडिया ब्लॉक को क्रिटिसाइज, खासतौर पर कांग्रेस को क्रिटिसाइज करना पड़ता है, क्योंकि पैसा सरकार चलानी है तो पैसा तो दिल्ली से आएगा और दिल्ली पर आपका काबिज है। नहीं, सिर्फ उमर अब्दुल्ला साहब ही क्यों, आप ममता बनर्जी देखिए, वो पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद उन्होंने कई बार सवाल खड़े किए इंडिया अलायंस पर। इसी प्रकार शरद पवार साहब को देखिए, उद्धव ठाकरे उनको देखिए, अखिलेश यादव जी और जो तेजस्वी यादव हैं उनको देखिए। तो कहीं ना कहीं इनमें आपसी बिखराव शुरू हो गया है, टकराव है, लीडरशिप क्राइसिस है। और इन सबको मालूम है कि इंडिया अलायंस का बंटाधार होना है, ये धराशायी हुए हैं और इनका आगे कुछ नहीं बनना है। इसलिए एक एक करके इनके जो अलायंस पार्टनर्स हैं वो किनारा कशी कर रहे हैं इंडिया अलायंस से। ये आज भी नहीं है और कल भी नहीं है। चलिए रविंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। सीधे निसार साहब के पास चलते हैं, क्योंकि निसार साहब की बात आज ही रहेगी। निसार गट्टू साहब,
निसार साहब आपकी बात जी आपकी बात आधी रह गई थी निसार गट्टू साहब। जी 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 जो विनोद जी जो मेरा कहना था जी, जहाँ पे मैंने कहा कि जनाब आइडियोलॉजीज होती है, जनाब राइज ऑफ जो रीजनल पार्टीज की रेज होती है, और खास करके जो ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेस है, और ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेस के अंदर जो है इलेक्टोरल, जो हम मानते हैं कि जब पार्टी बनती है तो उसमें इलेक्टोरल लोग जो है इलेक्टेड होके बाहर आते हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में ये जो माना, मैं अपने तजर्बे के साथ ये कहना चाहता हूं कि ऑर्गेनाइजेशन में जब आपको इलेक्टेड की जगह ज्यादातर सिलेक्टेड लोग दिखे तो कहीं ना कहीं वो लोग आपको कहीं ना कहीं पार्टी की वीकनेस को योग में लाते हैं। जी ये ऐसा कहना इससे पड़ रहा है कि देखो, पार्टी में एक होती है पार्टी डेमोक्रेसी, एक होता है पार्टी वीकनेस। पार्टी डेमोक्रेसी का एक सबूत जागता देखा होगा आपने रिसेंटली, जब आगा साहब ने एक प्रोटेस्ट को लीड किया रिजर्वेशन के, दैट वी कॉल दैट द पार्टी डेमोक्रेसी, कि भाई आपको अपने लीडर के सामने बोल सकते हो, आपको लोग, क्योंकि हमें जब भी इलेक्शन होता है तो हमें इस चेयर पे बिठाने वाले लोग होते हैं, लोग ही इसमें जिसे बोलते हैं कि सुपर है। अगर हम लोगों के साथ खड़े नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप अगर पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी की बात करेंगे तो आपको शोभा नहीं देता है। अली सागर भी थे, राथर भी थे, लेकिन आपकी कमान सिर्फ अब्दुल्ला खानदान के पास ही रही है, और आप इंटरनल डेमोक्रेसी की बात करेंगे। आप देखो विनोद जी, आप जो कह रहे हैं ना, रीजनल पॉलिटिक्स में आप कहीं पे भी, आप जब लीडरशिप आती है, वी आर द रीजनल पार्टी। देखो, हम उमर साहब का कल आपने बयान देखा होगा, उसमें उन्होंने ये भी कहा दिल्ली के इलेक्शन में हमारा कोई रोल नहीं है। जी, दिल्ली के इलेक्शन में कोई रोल नहीं है। तो ये चीजें आपको कहनी पड़ेंगी। जी, अयाज साहब से, गट्टू साहब, अयाज साहब से जानना चाहूंगा। अयाज साहब, एक बड़ी उम्मीद थी कि अच्छी डेमोक्रेसी में विपक्ष मजबूत होना चाहिए, इंडिया ब्लॉक बना, हमें अच्छा लगा, लेकिन आज वो धराशायी होता नजर आ रहा है। यार साहब, क्या कहेंगे आप? सही बात है। अब ये कहना कि इंडिया ब्लॉक की रिलेवेंस नहीं है, वो कहना शायद गलत होगा। रिलेवेंट है, ऐसा नहीं कि रेलेवेंट है, अलबत्ता दिक्कतें हैं। दिक्कतें सबसे बड़ी ये है कि हर एक पार्टी की अपनी अपनी लीडरशिप है, तो उनके आपस में मामलात है, खासतौर कांग्रेस को लेकर बाकी लोगों के मुश्किलात है। तो लेकिन इट इज वेरी मच रिलेवेंट। अलबत्ता एक्सपेक्टेशन जो कर रहे हैं हम लोग, या कर रहे थे इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन के बाद या ब्लॉक से, ऐसा दिख नहीं रहा है। उसके शायद कुछ उनके अपने ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज है, हर एक के अपने मामलात है, और उसके साथ साथ जैसे कल उमर अब्दुल्ला साहब ने इसके साथ हम जोड़ देते हैं बात इंडिया ब्लॉक की रेफरेंस को लेकर बात की दिल्ली इलेक्शन के हवाले से। उनके अपने मामलात भी हो सकते हैं, उनकी मजबूरियां हो सकती हैं, नहीं तो कल तक तो वो बड़े मुस्तदी से इंडिया ब्लॉक के पीछे पड़े थे। उनकी मजबूरियां अब शायद हैं कि वो डिस्टेंस अख्तियार करना चाहेंगे, क्योंकि उनके अंदरूनी प्रेशर भी बढ़ रहे हैं रूहुल्ला साहब की तरफ से। तो वो एक दिक्कत से होगी, उनका मैनिफेस्टो थ्रू नहीं हो रहा, स्टेट रिस्टोर नहीं हो रहा है, तो शायद वो उनकी ऐसे में मुख्तलिफ रीजनल पार्टीज के मुख्तलिफ इशूज है, इसलिए उनका सेंटर के साथ भी एक कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो वो चूंकि ये दो मामलात के दरमियान रीजनल पार्टी को काम करना पड़ता है, एक इंडिया ब्लॉक के साथ चलना और फिर सेंटर के साथ काम करना। आई मीन ये कुछ मामलात हैं जिनसे दिक्कतें आ सकती हैं। तो वो एक वजह है कि जो इंडिया ब्लॉक को शायद आगे बढ़ने नहीं देता है, या उनकी वो जो विपक्ष की भूमि जो है वो निभाने में दिक्कतें पैदा कर सकता है। तो मुझे लगता है कि खासतौर पर कांग्रेस में, जिसमें अपनी ऑर्गेनाइजेशनल कमजोरियां हैं, वो शायद ज्यादा इसमें कर नहीं पा रहा है, क्योंकि उनके ऊपर ज्यादा नजरें हैं बड़े भाई की हैसियत से। तो वो बड़ा भाई ही जब नहीं कर पा रहा है
तो नेचुरली जो छोटे भाई है, छोटे बाकी जो है बहन भाई, तो उनके लिए भी दिक्कतें पैदा हो सकती है। तो असल बात ये है कि कांग्रेस को मजबूत होने की जरूरत है अगर हम सही विपक्ष देखना चाहें। चलिए डॉक्टर मलिक, आप कुछ दिखा रहे थे स्क्रीन तो मुझे दिख नहीं पाया जी। के द्वारा स्पष्ट तरीके से कहा गया है कि इंडी अलायंस समाप्त हो चुका है, समाप्त हो गया है। इसीलिए इंडी अलायंस को बिखरा हुआ, टूटा हुआ, कमजोर हुआ बिल्कुल ना आका जाए, अब वो समाप्त हो चुका है। अब इंडी अलायंस का कोई रेलेवेंस बचा ही नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो नेशनल स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी के पवन खेड़ा जी कह रहे हैं। तो इसीलिए इंडी गठबंधन अब समाप्त हो चुका है। चलिए जगदीप जी, आप तो पवन खेड़ा ने भी कह दिया है। विनोद जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अब समय ज्यादा बचा नहीं है तो थोड़ा सा वक्त मुझे दे दीजिए। आप समय बड़ा मांगते हैं जगदीप जी। चलिए दिक्कत क्या है ना, अब आज आपने रविंद्र रैना साहब को बुला दिया। ऐसा मैं तो उनका मुरीद हूँ मैं उनका। मतलब किशोर कुमार साहब और मोहम्मद रफी साहब के पास यही एक गाइड बचे थे, जब कोई गलत मुद्दा आता था तो गाना गाकर लोगों को बता देते थे। ये बात अलग है कि जब जनता ने राग भैरव सुनाया तो फिर ढूंढे नहीं मिले कहा के, तो ढोल की तबला लेते भाजपा वाले, उनको तो ज्यादा अच्छा हो। अब मैं आता हूँ मुद्दे जी। देखिए, इससे बड़ी विडंबना क्या होगी। पवन खेड़ा साहब ने क्या कहा, अगर आप उसे गौर से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका क्या है। ये तो भाजपा और आरएसएस की पहले दिन से कोशिश थी कि इस देश में विपक्ष बचे ही ना, लेकिन दिक्कत ये है कि इन्हीं के मुंह फट और मैं कहूँगा गवार नेताओं ने जब ये कहा, जैसे ललन सिंह थे, ज्योति बिरला जी और तो और अरुण गोविंद थे कि हम इस देश का संविधान बदल देंगे, तो फिर भाजपा को बदले ही खाने के लिए हमने नहीं खाना। और मैं मुद्दे पे आना चाहता हूँ जिस विषय पर आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आपने खुद कह दिया विनोद जी, ये हो सकता है कुछ परेशानियां, कुछ मजबूतियां अब्दुल्ला साहब वो हालांकि मैं मानता हूँ बड़े मजे के नेता है, लेकिन कांग्रेस को नाहक कटघरे में खड़ा कर देना ये सही नहीं है। और मैं फिर से बता दूं, कांग्रेस ने इस देश को आकार दिया। भाजपा के मेरे छोटे मित्र भाई जब कह रहे थे कि जी बताएं इतने सालों में कांग्रेस ने क्या किया, अरे आपकी गिनती आपको भूल जाएगी जब आप गिनना शुरू करेंगे। इस देश के तमाम शैक्षणिक, तमाम बौद्धिक, तमाम के तमाम अनुसंधान से जुड़े संस्थान गिनते चले जाए, एक लंबी फेहरिस्त है। तो बराए मेहरबानी, मैंने पहले कहा, जिनका अपना इतिहास नहीं होता वो दूसरों के इतिहास में आकर खुराफात करने की कोशिश करते हैं। आज का जो मुद्दा इंडिया गठबंधन का, उसे फिर से समझना होगा। देखिए, कहीं पर भी विधानसभा चुनाव को लेकर ये तय नहीं हुआ था कि उसमें हम सब लोग इकट्ठे ही जाएंगे। ये परिस्थिति जन्य है, जहाँ जैसी परिस्थिति हो। मैं पूछना चाहता हूँ, ये इंडी बहुत करते हैं, इनको इंडिया कहने में भी तकलीफ होती है। ये जरा बताएं कि एनडीए, माननीय प्रधानमंत्री के मुखारबिंद से एनडीए शब्द कब निकला था? जब जनता ने जमीन दिखा दी, जब 160 पर आ गए और जबरन 240 पर काबिज हुए, तब एनडीए जो है वो आया। पहले तो हम यही सुन रहे थे, मोदी सरकार, मोदी मोदी मोदी। तो मोदी जी जब दिखाई देना बंद हो गए तो फिर एनडीए, जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लेना बंद कर दिया अयोध्या में हार के बाद, और फिर भगवान जगन्नाथ की तरफ मुड़ गए। तो ये वो मतलब परस्त, मौका परस्त, अवसरवादी लोग हैं जिनको कोई गुरेज नहीं है झूठ बोलने से। बार बार आपातकाल की बात करेंगे, शाह वालों की बात हो रही थी, बिलकत वालों का बताएंगे, आप ही थे ना, बलात्कारियों को आपने हाथ फैलाए जी। अरे कोई तो लज्जा कर लेते, लेस मात्र लज्जा। चलिए जगदीप जी, समय का मैं निसार साहब से माफी मांगी है जी। निसार साहब, आप ऐसा नहीं है। निसार साहब, आप बड़े संकट में है, नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़े संकट में है, हुकूमत में तो आ गई है, लेकिन अब पब्लिक के बीच में जो वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा विनोद जी ऐसा नहीं बोलिए आपने। मेरे आपके साथ पहले भी इस बात पे डिबेट हुई है कि हमने जब आप ही ने बोला था कि हुकूमत बड़ी तेज रफ्तार से काम कर रही है, लगता है उमर अब्दुल्ला साहब बहुत जल्दी में है, ये आपके एक शब्द में आपको याद दिलाना चाहूंगा जी। तो ये ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। देखो, जो आप मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं, उसमें अगर आप जरा हाल चाल में सब में नजर डालेंगे तो कहीं ना कहीं पहली जो
जो लाइन है वो हमने कंप्लीट करके हमने रेजोल्यूशन भी पास किया, हमने 370 वाला रेजोल्यूशन भी लाया, हमने इसमें स्टेटहुड का रेजोल्यूशन भी लाया, हमने यहाँ पे नौकरियों के लिए भी कमेटी बनाई, हमने रिजर्वेशन के लिए भी सब कमेटी बनाई, और 200 बिजली का जो आप बोलना चाहते हैं कि वो भी मार्च से हमने बोला हुआ है। देखो 5 साल के लिए हुकूमत है, आप इतना जो आप जल्दी जो सुनना चाहते हैं कि आप बड़े विडम्बना में है, ऐसा नहीं है। सेंट्रल जब भी कोई काम होता है लेट मी कंप्लीट विनोद जी, क्योंकि आप जो उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ जो उंगलियां उठा रहे हैं काम के लिए, मैं कहता हूं कि आज तक हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे कि वाहिद ये जनवरी फरवरी ऐसा रहा होगा कि आपको हर एमएलए अपने स्टेशन पे दिखा होगा, क्योंकि और पहला चीफ मिनिस्टर है जिसने ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस दी, जितने भी एमएलए जहाँ से आए हुए हैं आता है हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया निसार साहब, डॉक्टर मलिक बहुत बहुत शुक्रिया, जगजीत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और रियाज साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आप बने रहे देश दुनिया की खबरों के लिए, लेकिन जाते जाते आपको बता दूं कि कल प्रशिक्षण था, जितने भी नए जीते हुए एमएलए का प्रशिक्षण था, वहां पर भी 13 एमएलए एब्सेंट थे। तो दर्शकों, बने रहे देश दुनिया की खबरों के लिए, और मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्पॉन्सर्ड बाय गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। विंटर टूरिज्म का बेहतरीन केंद्र है उत्तराखंड, जहां नजर उठाएं प्राकृतिक सौंदर्य ही पाएं। परिवार के साथ शांति की तलाश हो या चाहिए दोस्तों के साथ थोड़ा थ्रिल, सब कुछ मिलेगा यहाँ। आइए उत्तराखंड। इको टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, हर तरह के विकल्प है मौजूद। जंगलों में लीजिए ट्रैकिंग का मजा, बर्फ से ढकी वादियों में स्कीइंग का लुत्फ, खूबसूरत रास्तों पर माउंटेन बाइकिंग, खुले आकाश में पैराग्लाइडिंग और रॉक क्लाइंबिंग का अपना है रोमांच। मशहूर टूरिस्ट स्पॉट के साथ साथ प्रकृति की गोद में बसे हजारों होम स्टे में मिलता है स्थानीय संस्कृति और पारंपरिक जीवन शैली से रूबरू होने का मौका। उत्तराखंड में हर अनुभव, हर गुजरा पल जिंदगी भर की यादें बन जाता है। आप भी उत्तराखंड में पर्यटन का आनंद उठाइए। आइए उत्तराखंड। कोई पर्व ऐसा नहीं होता है, कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं होता है, या कोई भी अवसर मुझे मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि प्रत्येक माह आप सबके बीच में आऊं, 1 महीने में, 2 महीने में, किसी न किसी कार्यक्रम के माध्यम से आप सबसे भेंट करूं। लेकिन आज चूंकि नगर निकाय के चुनाव प्रारंभ हो गए हैं, तो मैंने सोचा कि चूंकि मैं आप सबके आशीर्वाद से विधानसभा में यही चंपावत, यही टनकपुर, यहीं का मैं प्रतिनिधि हूं एक विधायक के रूप में, आप सबने मुझे बनाया है, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले शुरुआत मां पूर्णागिरी के धाम से, मां शारदा के तट से टनकपुर से करें, क्योंकि मां पूर्णागिरी के आशीर्वाद से लगातार प्रदेश विकास में आगे बढ़ रहा है। आज पूरे देश के अंदर अनेक क्षेत्रों में हमारा उत्तराखंड देश के श्रेष्ठ राज्यों में हमारी गिनती हो रही है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से, उनके सहयोग से हमको राज्य के लिए अनेक योजनाएं मिल रही हैं। आज विकास के सतत लक्ष्यों को प्राप्त करने में जो भारत का नीति आयोग होता है, वो हर राज्य की एक रैंकिंग तय करता है, एक इंडेक्स बनाता है कि विकास के ये पैमाने हैं। इन पैमानों पर भारतवर्ष के सभी राज्यों का आकलन होता है, और उस आकलन में आप सबको खुशी होगी कि हमारा राज्य देवभूमि उत्तराखंड
पूरे हिंदुस्तान के सभी राज्यों में पहले पायदान पर आया, पहले नंबर पर आया। ये सब माँ पूर्णागिरी के आशीर्वाद से, माँ शारदा मैया के आशीर्वाद से ये सब काम संभव हो पा रहे हैं। इसके साथ साथ राज्य की बेरोजगारी दर को घटाना और उसमें भी 4.4% की कमी आई है। इसके साथ ही हमने आज निवेश के मामले में पूरे देश के हमारी गिनती 5 प्रमुख राज्यों में हो रही है। स्टार्टअप के क्षेत्र में जो विमला जी आई थी, उनके दामाद आए के साथ मैंने उनसे पूछा क्या करते हैं आप, तो कह रहे थे मैं स्टार्टअप चलाता हूं। तो आज स्टार्टअप के क्षेत्र में भी नौजवान युवाओं को प्रशिक्षण से जोड़ना, कौशल से जोड़ना, उत्पाद उद्योग से जोड़ना, भाइयों बहनों, उसमें भी हम जहां